हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजी हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। एक राज्य में एक गांव था, शिवराजपुर। उसमें एक किसान रहता था, उसका नाम धनीराम था। धनीराम के 3 पुत्र व 1 पुत्री थी। धनीराम सब्जियों का व्यापार करता था, इसलिए उसके घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। उसने अपने बच्चों को एक अच्छे से स्कूल में दाखिला कराया था। सबसे छोटा लड़का, जिसका नाम रमेश था, वह बहुत ही नटखट लेकिन दिल का साफ था। एक दिन स्कूल से आते वक्त सभी आ गए, लेकिन रमेश नहीं आया। धनीराम को चिंता होने लगी, रमेश अभी तक क्यों नहीं आया। तो वो उसको ढूंढने के लिए जैसे ही निकला, रमेश सामने से आ रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे। ये देखकर उसकी माँ ने पूछा, बेटा क्या हुआ? तो रमेश ने बताया कि स्कूल के एक लड़के ने उसके पापा को गाली दे दिया, इसलिए उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उसको बहुत मारा। उसकी माँ ने पूछा, तुम्हारे बड़े भाई लोग कहाँ पर थे? क्या तुम्हें उन्होंने रोका नहीं? रमेश कुछ नहीं बोला, वो सीधे अपने कमरे में चला गया। मारपीट में रमेश को भी चोट लगी थी, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। रात में सोते वक्त उसकी माँ ने उसे कराहते हुए सुना तो उसके पास जाकर बोली, क्या हुआ? कुछ दर्द कर रहा है क्या? रमेश अभी छोटा बच्चा तो था ही। माँ को देखकर वो रोने लग गया। उसकी माँ ने जब उसके कपड़े उतार के देखी तो रमेश की चोट देखकर उसे अपने सीने से लगा लिया और चोट पर हल्दी तेल लगाकर सुला दिया। तीनों पुत्रों में केवल रमेश ही अपने माता पिता से प्यार करता था, बाकी दोनों बस अपने स्वार्थ से मतलब था। समय बीतता गया। धनीराम के दोनों बड़े बेटों की शादी हो गई। घर में 2 नए बहुओं के आने से घर का खर्च बढ़ गया था और उसके दोनों बेटे निकम्मे थे और हमेशा घर में ही रहते थे। धनीराम अब वृद्ध होने लगा था और उसमें इतनी जिम्मेदारियां उठाने की शक्ति नहीं थी, लेकिन वो अब भी मेहनत करता था, क्योंकि उसकी बेटी और रमेश की शादी करनी अभी बाकी था। पिता को परेशान देखकर रमेश उसका हाथ काम में बटाने लगा और कुछ दिन बाद अपने एक मित्र के साथ नौकरी करने के लिए परदेश ये सोचकर चला गया कि वहां जल्दी से पैसे कमाकर अपनी बहन की शादी में अपने पिताजी की मदद कर सकेगा। रमेश वहां से पैसे घर पर बराबर भेजता था, लेकिन उसके दोनों भाई वो पैसे धनीराम से छीन लेते थे और उसे अपनी अय्याशी में उड़ाते। यह बात रमेश को मालूम नहीं था। वो तो खुश था कि वो अपने पिताजी की मदद कर रहा है। एक दिन धनीराम ने उसे खबर दी कि उसकी माँ की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है, तुरंत इलाज नहीं हुआ तो उसका बचना मुश्किल है। यह सुनकर रमेश के पास जो कुछ भी था, सारे पैसे अपनी माँ के इलाज के लिए घर भेज दिया। जैसे ही धनीराम पैसा लेकर दवा लेने बाजार जाने लगा तो उसके दोनों बेटों ने देख लिया और धनीराम के पास आकर के बोले, पिताजी आप क्यों परेशान हो रहे हैं? पैसे मुझे दे दीजिए, हम लोग दवा लेकर आते हैं, आप घर पर आराम करिए। धनीराम को तो विश्वास नहीं हुआ अपने बेटों के ऊपर, लेकिन उसने सोचा कि वैसे होता तो कोई बात नहीं, लेकिन इनकी माँ की बात है तो ये दवा लेकर जरूर आएंगे। यह सोचकर उसने पैसे दे दिए। पैसे लेकर दोनों बेटे घर से निकल गए। शाम हो गई, लेकिन वो दोनों वापस नहीं आए। धनीराम की पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी। उसे दवा की तुरंत ज़रूरत थी, लेकिन धनीराम मजबूर था। रात हो गई और अब तक उसके बेटे नहीं आए। आते कैसे? वो तो उन पैसों से अय्याशी करने लग गए थे। करीब रात के 12 बजे धनीराम की पत्नी की तबीयत ज़्यादा खराब होने के कारण उनका देहांत हो गया। धनीराम को अपने बेटों की इस हरकत से उसे बहुत दुख हुआ। इस दुख में उसे सारी रात नींद नहीं आई, बस उसे अपने छोटे बेटे रमेश की ही याद आ रही थी। वह बार बार उसे सोचकर रो रहा था। इधर रमेश ये सोचकर काम में लगा था कि उसने तो इलाज के लिए पैसे भेज दिए हैं और उसकी माँ ठीक हो गई होगी। धनीराम की पत्नी के निधन के बाद उसके बहू बेटों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया था और जमीन जायदाद अपने नाम लिखने के लिए धनीराम के ऊपर दबाव बना रहे थे। एक दिन रमेश को एक चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था कि प्रिय बेटे रमेश, तुम्हारी माँ का समय से इलाज ना हो पाने के कारण उनका देहांत हो गया। यह बात मैंने तुमसे छिपा कर रखी कि तुम्हें यह जानकर दुख होगा कि तुम्हारी माँ की मृत्यु का कारण समय से इलाज न होने से हुआ है, जिसके जिम्मेदार तुम्हारे दोनों बड़े भाई हैं। मैंने तुम्हारी माँ के गहनों को बेचकर तुम्हारी बहन की शादी कर दी। मैं अब इन लोगों के साथ ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकता।
अगर हो सके तो कुछ दिन के लिए घर आ जाओ। पत्र पढ़कर रमेश रोने लगा। आज उसे उसकी माँ उसे याद आ रही थी। उसे यह सोचकर और भी दुख हो रहा था कि उसके भाइयों के कारण ही उसकी माँ की जान चली गई। वह दूसरे दिन अपने घर आ गया। घर आने पर उसने देखा कि धनीराम बहुत कमज़ोर हो चुका था और उसकी आंख में एक डर जैसा माहौल था। शायद वह डर उसके बड़े बेटों का था। लेकिन रमेश को देखकर उसकी आंखें भर आई। वह रोते हुए उसे गले से लगा लिया। रमेश को सब बदला बदला सा नजर आ रहा था। उसके भाइयों ने धनीराम के व्यापार पर कब्जा कर लिया था और उससे आने वाले धन से अब खुलकर अय्याशी करने लगे थे। रमेश ने देखा कि उसके भाई और भाभी, उसके पिता और खुद उससे बहुत ही अजीब व्यवहार कर रहे हैं। पिता की इस हालत को देखकर वो सह नहीं पाता था, लेकिन कर भी क्या सकता था। धनीराम को तो अब दुख सहने की आदत सी हो गई थी, लेकिन उसे रमेश को देखकर सुकून मिलता था कि जब तक मेरा ये बेटा है मुझे कुछ होने नहीं देगा। रमेश को शहर से आए हुए बहुत दिन हो गए थे और उसके पास अब पैसे भी नहीं बचे थे, क्योंकि जब से वो आया था घर का खर्च और पिताजी का इलाज उसी के पैसे से होता था। रमेश इस समय बहुत ही मजबूर था, क्योंकि वो अपने पिता को इस हाल में छोड़कर जाना नहीं चाहता था और पैसे ना होने के कारण घर में उसे ताने सुनने को मिलने लगे थे। उसने निश्चय किया कि वो अपने पिता को लेकर शहर जाएगा। एक दिन उसने बहुत हिम्मत करके घर में अपनी बात रखी कि तुम पिताजी पर जो जुल्म करते हो ये अच्छा नहीं है। इससे अच्छा तो ये है कि पिताजी को मुझे दे दो, मैं इन्हें लेकर शहर चला जाऊंगा और इनकी खूब सेवा करूंगा। तो उन्होंने सोचा कि ये पिताजी को यहाँ से ले जाएगा और उसे अच्छा करके सारी दौलत को अपने नाम करा लेगा। इससे अच्छा तो यह है कि इस बुढ़े को यहीं मरने दिया जाए। तो उन्होंने मना कर दिया। तो रमेश ने कहा कि पिताजी को मेरे साथ जाने दो और सारी दौलत आप दोनों ले लो, मुझे दौलत का एक तिनका भी मत देना, और मैं ये बात मैं आपको लिख कर दूंगा कि मुझे दौलत का एक तिनका भी नहीं चाहिए। तो दोनों भाई राजी हो गए और उन्होंने ये बात लिखित में ले ली ताकि बाद में अपनी जुबान से फिरे नहीं। फिर रमेश अपने पिता को लेकर घर से निकल गया। जब वो घर से निकला था तो उसके पास कुछ नहीं था। शहर पहुंचने पर वो सबसे पहले अपने मित्र के घर पर गया। उसका मित्र, जिसका नाम राजन था, बहुत ही नेक दिल का था। उसने कहा कि रमेश, जब तक तुम रहना चाहो अपने पिताजी के साथ यहाँ रह सकते हो और पैसे की भी कोई चिंता मत करना, जो भी ज़रूरत हो मुझे बता देना। इतना सुनते ही रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने राजन को गले से लगा लिया और बोला कि तू ही मेरा सच्चा भाई है। धनीराम यह सब देख रहा था, उसके भी आंखों में आंसू था। धनीराम आज खुश था कि उसके छोटे बेटे को एक सहारा मिल गया। कुछ दिन बाद राजन ने रमेश को अपनी कंपनी में नौकरी लगवा दी। कंपनी के मालिक का नाम दीनानाथ था, जो बड़े ही दयालु और ईमानदार व्यक्ति थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम सलोनी था। रमेश मन लगाकर काम करता था। रमेश के आने के बाद कंपनी का मुनाफा बढ़ गया, क्योंकि वह पैसे का सही हिसाब किताब रखता था। एक दिन शाम को मालिक दीनानाथ ने कहा कि रमेश, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। कंपनी में कुछ ज़रूरी मीटिंग होने के कारण मैं अभी घर नहीं जा सकता हूँ। मैंने सलोनी को वादा किया था कि शाम को उसे शॉपिंग कराने ले जाऊँगा। मीटिंग की वजह से मैं जा नहीं सकता। कंपनी में मुझे तुम पर ही विश्वास है, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ कि तुम अभी मेरे घर चले जाओ और सलोनी को लेकर शॉपिंग करा लाओ। भला मालिक की बात को कौन मना कर सकता है। रमेश तुरंत सलोनी को शॉपिंग कराने के लिए उसके घर की तरफ निकल पड़ा। सलोनी बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। मोहल्ले के सभी लड़के उस पर मरते थे। जैसे ही रमेश ने सलोनी को देखा, पहली ही नज़र में उसे सलोनी से प्यार हो गया। लेकिन वह पहली बार उसके सामने आया था, इसलिए उससे कुछ नहीं बोला और सलोनी को लेकर बाजार चला गया। शाम को जब वो शॉपिंग कराकर लौटा तो सलोनी ने उससे कहा, रमेश, शाम को पार्टी में आ जाना। क्योंकि शॉपिंग के दौरान सलोनी रमेश के बारे में बहुत कुछ समझ गई थी। पार्टी में निमंत्रण मिलने की बात सुनकर रमेश खुशी से फूला नहीं समाया। शाम को वो सही समय से पार्टी में पहुंच गया। पार्टी में उसका मित्र राजन भी आया था। उसने देखा कि रमेश की निगाहें सिर्फ सलोनी पर ही टिकी हैं, तो वो सारी बात समझ गया। राजन शादीशुदा था, उसकी पत्नी और सलोनी सहेलियां थीं।
पार्टी के बाद दूसरे दिन राजन ने अपनी पत्नी के माध्यम से सलोनी के दिल की बात पता करनी चाही तो सलोनी ने बताया कि उसे भी रमेश पसंद है, इसलिए उसने रमेश को बर्थडे पार्टी में बुलाया था। राजन ने सलोनी के दिल की बात रमेश को बता दी। यह सुनकर रमेश बहुत खुश हुआ। अब धीरे धीरे उसका सलोनी के घर से आना जाना हो गया। जब भी सलोनी का दिल करता वो कंपनी में संदेशा भिजवाकर रमेश को बुला लेती और दोनों साथ में घूमने निकल जाते। एक दिन रमेश के पिताजी ने रमेश से पूछा कि आजकल इतने सज धज कर कहाँ जाते हो। रमेश अपने पिताजी से झूठ नहीं बोलना चाहता था। उसने सारी सच्चाई बता दी कि वो अपने मालिक की बेटी से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। तब धनी राम ने कहा कि बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहाँ वो इतने बड़े लोग और कहाँ हम गरीब, क्या वो लोग इस शादी के लिए राजी होंगे। रमेश ने कहा पापा मेरे मालिक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, वो शादी के लिए ज़रूर मान जाएंगे। मालिक दीनानाथ को सलोनी और रमेश के प्यार के चक्कर के बारे में सब कुछ पता चल गया, तो उसने सलोनी से पूछा कि क्या तुम रमेश से शादी करने के लिए तैयार हो। तो सलोनी ने खुश होकर बोली कि हाँ पापा। उसने जाकर तुरंत ये बात रमेश को बताई कि पापा ने शादी के लिए हाँ कर दी है। सलोनी की माँ बहुत ही खड़ूस थी। उसने सलोनी की शादी के लिए मना कर दिया और बोली कि मैं अपनी बेटी की शादी अपने कंपनी के नौकर के साथ नहीं करवा सकती, उसकी हैसियत ही क्या है। लाख समझाने पर भी वो नहीं मानी। इस बात से सलोनी बहुत ही दुखी रहने लगी और उसने खाना पीना छोड़ दिया। बेटी की हालत को देखकर उसकी माँ बहुत समझाने के बाद शादी के लिए हामी भरी, लेकिन उसने ये शर्त रखी कि शादी के बाद रमेश इसी घर में रहेगा, उसके पिता रमेश के साथ यहाँ नहीं रह सकते। ये शर्त सुनकर रमेश ने कहा कि वह जहाँ भी रहेगा अपने पिताजी के साथ ही रहेगा, क्योंकि उनका मेरे सिवा इस दुनिया में अपना कोई नहीं है। कुछ दिन ऐसे ही सब चलता रहा। एक दिन थक हार कर मालिक दीनानाथ सलोनी का विवाह रमेश के साथ करवा देते हैं। दीनानाथ की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए उसने रमेश को कंपनी का मालिक बना दिया, क्योंकि दीनानाथ के केवल एक ही संतान उसकी पुत्री सलोनी ही थी। रमेश अब कंपनी का मालिक बन गया था और वह अपने पिताजी के साथ आलीशान महल में रहने लगा। उसने अपने मित्र राजन को कंपनी का मैनेजर बना दिया और जो उसके भाई जहां रहते थे वहां कुछ ऐसा हुआ कि उसके गांव में महामारी फैल गई और घर के सब लोग उससे परेशान रहने लगे। उनके पास जितना भी धन था सब उस रोग का इलाज कराने में खर्च हो गया और रोग भी ठीक नहीं हुआ। फिर एक रात को जोरदार बारिश आ गई और साथ में तेज तूफान भी आने लगा, इतना तेज कि उनका घर भी हिलने लगा। तो घर के गिर जाने के डर से वो सब बाहर निकल गए। थोड़ी ही देर बाद तेज तूफान के कारण उनका घर भी गिर गया और तहस नहस हो गया। पहले ही बीमारी से परेशान और अब घर भी छिन गया। तो उनके भाई लोग रोने लगे क्योंकि अब वो बिल्कुल बर्बाद हो गए थे। फिर किसी ने उनसे कहा कि शहर में एक बहुत बड़ा रईस रहता है जो कि वो गरीबों की खूब मदद करता है, आप भी वहीं चले जाइए, हो सकता है कि वो आपकी भी कुछ मदद कर दे। तो दोनों भाई अपनी बीवी और बच्चों के साथ वहां पहुंच गए। घर के बाहर खड़े गार्ड से उन्होंने कहा कि हमें आपके मालिक से कुछ मदद चाहिए, हमें उनसे मुलाकात करनी है। तो गार्ड अपने मालिक को बुलाकर लाया। जब रमेश बाहर आया और उन्होंने उसे देखा तो सब हैरान रह गए, क्योंकि वो उसका छोटा भाई रमेश था जो कि बिल्कुल गरीब था और उन्होंने बुरे वक्त में उसका साथ भी नहीं दिया था। तो वो आपस में कहने लगे कि हमने इसे कुछ नहीं दिया था तो हमें क्या देगा, और मायूस होकर जाने लगे। तो रमेश ने अपने भाइयों को रोका और बहुत खुश हुआ, उनको गले से लगाया और अंदर बुलाया। फिर उनकी खूब सेवा की। फिर उनसे आने की वजह पूछी तो उन्होंने सारी बात बता दी। इसके बाद रमेश ने सबसे पहले तो उनकी बीमारी का अच्छे से इलाज कराया और उनके लिए अच्छा ही रहने का इंतज़ाम कराया। उन भाइयों के समझ में नहीं आ रहा था कि इसके पास इतना रुपया कहाँ से आया, और उन्होंने इसकी वजह पूछी तो उसने कहा कि ये सब मुझे मेरे पापा की सेवा और उनकी देखभाल करने से मिला है, उनकी दुआओं का ये फल मिला है मुझे। तो उन भाइयों को सारी बात समझ में आ गई और फिर अपने किए पर बहुत पछताए। थोड़ी देर बाद रमेश ने अपने पिता धनीराम को उन लोगों के सामने लेकर आए तो दोनों भाई और भाभी उनके पैरों पर लेटकर माफ़ी मांगने लगे।
बेटों को देखकर धनीराम का दिल पिघल गया, क्योंकि औलाद चाहे जैसी हो, माता पिता उसका बुरा कभी नहीं सोच सकते। उसने अपने बेटों को माफ़ कर दिया और उन्हें अपनी कंपनी में नौकरी दे दी। अब धनीराम को थोड़ा सुकून मिला, क्योंकि परिवार एक हो चुका था। उसकी सारी मिन्नतें आज पूरी हो चुकी थी। वो जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुका था। उसे आज अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही थी। वो सारी रात अपनी पत्नी के बारे में सोचता रहा। उसे नींद नहीं आ रही थी, और जब नींद आई तो वो दोबारा फिर कभी नहीं उठा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।